एवरीवन, सो दिस इज जस्ट ऑन योर डिमांड कि मैम सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का आंसर की बता दीजिए। तो सीबीएसई ने जो इस बार क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सब कुछ ही बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है या बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चंस प्रेजेंट कर दिए गए हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन बैंक में से, उसके भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन बैंक में से हो सकता है इसके अंदर आज के सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम देखें, हो सकता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू माइट ऑलरेडी हैव सॉल्व, लेकिन हो सकता है कईयों ने सॉल्व नहीं किया हो, इसीलिए इस चीज की ज्यादा डिमांड आ रही थी। तो स्टार्ट करते हैं देखना, लेकिन उससे पहले आई होप लाइव सेशन जो है वो आप सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज देयर आई हैव स्टार्टेड टाइटल्ड एज रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। तो जितने भी रिवीजन अभी तक हो चुके हैं, उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स एंड जितने भी पोम्स हो चुके हैं, जहां पर मैं सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं कर पाई थी, तो वही चीज हम यहां पे कवर करने वाले हैं। सो लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाई, दैट इज ऑल अबाउट अ लेटर टू गॉड। अब देखते हैं लेटर टू गॉड का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते जाना मेरे साथ साथ। यस, पूरा आंसर मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूं, बट फॉर श्योर आपको इसका बायो में, दैट मींस कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। राइट, आगे देखते हैं क्या लिखा है। पीपल गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग बैड टाइम्स। इसको भी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू ऐड ऑन वन मोर थिंग। कभी भी किसी क्वेश्चन को पढ़ के, चाहे वो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉन्वर्सेशनल बेस्ड क्वेश्चन हो, कभी भी किसी क्वेश्चन को पढ़ के यू शुड नॉट हैव दैट एंजाइटी, यू शुड नॉट हैव दैट टेंशन कि इसमें क्या करें कैसे करें। द सिंपल थिंग इज कि फंडा जो है वो क्लियर है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। एसएसटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री जो है वो कॉन्सेप्ट, कहानी क्लियर है। सो वंस इट इज क्लियर इन योर हेड, समरी आपने देख रखा है, रिवीजन आपने कई बार कर रखा है, बिकॉज ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा हाल फिलहाल जिसने अभी तक किसी चैप्टर को टच भी नहीं किया हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कोई नहीं बोलेगा कि मैम हाँ आज की तारीख तक भी मैंने किसी भी चैप्टर को टच नहीं किया, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, आई मस्ट टेल यू। ओके, तो मैं कह रही हूं कि जब हमारा चैप्टर क्लियर है, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमको इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं करना है, अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना है। वी सिंपली हैव टू रीड एंड रिलेट कि वो पूछ क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, people get support from family and friends during bad time. How does Lencho family behave after the harvest is ruined? People को support कहाँ से मिलता है? फैमिली से और फ्रेंड से। तो उसकी फैमिली ने कैसे बिहेव किया था, फैमिली ने कैसे बिहेव किया। वैसे ही क्वेश्चन है 20 to 30 वर्ड्स का, लेकिन मुझे इसकी जितनी डिटेलिंग मिली, मैं वो सारा आंसर आपके सामने लेके आई हूँ। फैमिली के बारे में बात करें तो यूनिटी थी एंड इमोशनल सपोर्ट था। ऐसा नहीं था कि अगर हस्बैंड लेंचो लिखना चाह रहे हैं लेटर टू गॉड तो वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया, तो वाइफ वॉज सपोर्टिव। यही सब आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। दोनों ने मेंटेन किया है फेथ and hope. They both have shown unwavering faith, unwavering belief in God. Moreover, trust किया है लेंचो के जजमेंट में। डेफिनेटली फैमिली एक साथ है, इमोशनल सपोर्ट है, तो लेंचो के जजमेंट पे भी जज किया है कि हाँ, सॉरी, लेंचो के जजमेंट को भी सपोर्ट किया है वाइफ ने, क्या कि हाँ जी आप लेटर लिखो एंड आई एम विथ यू। हाँ, ये बात जरूर है कि ब्लाइंड फेथ था लेंचो को, तो हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल था। लेकिन अगर वाइफ के बारे में बात करें, कल को इनका कॉन्वर्सेशन कुछ आ जाता है, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि वाइफ जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल थी। अब आ जाता है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। क्या इसका मतलब हमें नहीं पता? हमें पता है कि वो लेबोरियस है, वो हार्ड वर्किंग है, लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? लेट्स सी, व्हाट डज दिस लाइन टेल अस अबाउट द नॉर्म अगेंस्ट सच फार्मर्स। क्योंकि फार्मर्स के बारे में जब बात करते हैं तो एक मेंटालिटी क्लियर होती है माइंड में, दैट फार्मर्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू फिजिकल स्ट्रेंथ, है कि नहीं? तो फिजिकली उनका फिट होना एंड दैट टू गधे घोड़े की तरह, लाइक ऑक्स ऑफ अ मैन, काम करते रहना, तो वही सारा प्रेजेंटेशन है। दैट इज व्हाई ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि लेंचो को पढ़ना लिखना भी आता था, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। ज्यादातर फार्मर्स के बीच में हमें ये देखने को नहीं मिलता। वही सारी चीजें माइंड में रखते हुए ये आंसर एम्फसाइज है आपके सामने। जब आप इसका पीडीएफ पढ़ोगे, देखोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कुछ नया नहीं लिखा है मैम, वही सब लिखा है, बस किसी में एलैबोरेटिव फॉर्म में लिखा है, किसी में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट। मैम यहाँ पे तो वर्ड लिमिट 20 to 30 वर्ड्स है, आपने इतना बड़ा दे दिया, मुझे बड़ा आंसर मिल गया, लिखने में आ गया तो मैंने दे दिया। हो सकता है कल को यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में आ जाए, तब क्या करेंगे? तो एटलीस्ट यू विल से दैट यस मैम वी आर ग्रेटफुल कि आपने थोड़ा सा डिटेल में आंसर दिया। What according to you would have been the likely reaction of Lencho's wife upon knowing about him writing an actual letter to God? वाइफ कैसे रिएक्ट करती? वाइफ, अभी हमने एक आंसर में देखा कि वाइफ थोड़ा सा सपोर्ट करती। पहले तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाती कि अरे लेटर गॉड को लिखेंगे, क्या हमें एड्रेस पता है, क्या वी डू वी नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा सोचते हुए हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा सरप्राइज होती है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट करती। किसके ऊपर? लेंचो के अनशेकेबल फेथ के ऊपर। जो अनशेकेबल फेथ है उसका भगवान पे, उसको वो सपोर्ट करती, अपनी ड्यूटी निभाती एज अ वाइफ। नेक्स्ट कहता है लेंचो वेटेड ईगरली फॉर अ रिप्लाई टू हिज लेटर टू गॉड. Do you think postmaster was also very keen to know Lencho's reaction upon receiving the reply?
हम कह सकते हैं कि हाँ, पोस्ट मास्टर भी थोड़ा सा कीन था, तभी वो थोड़ा सा पीप करके देख रहा था एंड तभी उसको शॉक लगता है। और यही हो जाता है आयरनी ऑफ द स्टोरी कि पोस्ट मास्टर को लेंचो क्या बुला देता है, बंच ऑफ क्रूक्स। ऐसा क्वेश्चन मैंने लेटर टू गॉड के रिवीजन में भी कराया है, वही रिवीजन सीरीज की बात कर रही हूं जो मैं अभी जो अभी चल रहा है। इट इज पॉसिबल दैट द पोस्ट मास्टर भी कीन था जानने के लिए कि क्या रिप्लाई मिलता है। पोस्ट मास्टर क्यूरियस था, तो उसकी क्यूरियोसिटी कहां से और कैसे डिपिक्ट हुई है, द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। अब पेन पकड़ के मैं तो लिखवाऊंगी नहीं, लिखना आपको खुद पड़ेगा। किस तरह से लिखना है, कहां से, बिकॉज एवरी टाइम आई से रीड इट फ्रॉम द रेफरेंस बुक, रीड इट फ्रॉम द इंटरनेट, लेकिन अभी जब थाली में खाना मिल रहा है तो फिर बटोर लो ना यहीं से। अब नेक्स्ट कहता है द फील्ड वॉज व्हाइट, द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, दिस इज हाउ द फील्ड इज डिस्क्राइब आफ्टर द हेलस्टॉर्म। ओले गिरने के बाद इस तरह से फील्ड को डिस्क्राइब किया गया। द पेल्टिंग हेलस्टोन्स कुड हैव बीन इजीली सीन एज शुगर क्यूब, लेकिन ऑथर ने जीएल फिंटस ने इस व्हाइट कलर को शुगर क्यूब्स नहीं बोला है। आई रिपीट माय वर्ड्स, रिवीजन में क्लास में यही कराया था। शुगर क्यूब्स क्यों नहीं बोला, जबकि ओले जो है वो तो काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, उन्हें शुगर क्यूब से कंपेयर कर सकते हैं, बट नहीं, सॉल्ट की तरह बोला है, क्योंकि सॉल्ट में मिठास नहीं है, शुगर में मिठास है, लेकिन सॉल्ट यूज हो रहा है एज अ मेटाफर फॉर डिवास्टेशन, एज अ मेटाफर फॉर डिस्ट्रक्शन। इसीलिए यहां पे दिया गया है कि वर्ड उसने कौन सा यूज किया। यूज ऑफ सॉल्ट एग्जैक्टली हमें क्या बता रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है क्रॉप्स को, फील्ड को बैरन एंड लाइफलेस छोड़ दे रहा है। तो सॉल्ट की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए यहां पे सॉल्ट क्यों लिखा है, इन अ डिटेल द डिस्क्रिप्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू। Next it says, Lencho and his family knew the implications the hailstone would have on their life. Write a conversation, इन दोनों के बीच में अगर conversation होता, husband and wife के बीच में, तो किस टाइप का conversation होता। हाँ, काफी सारे टॉपिक हैं जो मुझे कराने हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लगेगी, बट यू कैन गिव अ पॉज टू दिस वीडियो। बस पॉज में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, टेढ़े मेढ़े मुंह में मेरे को पॉज मत कर देना। तो पॉज करने के बाद यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड यू कैन रीड द आंसर एज वेल। यहां पे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आंसर लिखा जा रहा है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप एज इट इज आंसर को लिखें, एज इट इज आंसर को छापे, बिकॉज द सेम क्वेश्चन यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन द एग्जाम। दीज आर जस्ट एन एनालिसिस कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। सो नेवर आस्क दिस टू एनीबॉडी, क्या यही क्वेश्चन आएगा। फाइन, नेक्स्ट है, लेंचर डिड नॉट बॉदर एक्सप्लोरिंग एनी अदर मीन्स टू रिजॉल्व but just turn to God. Why? Do you feel that his approach was justified? Why and why not? तो दोनों बातें हैं, आप ओपन हो, you are totally free to write down the answer, क्योंकि वो किसी भी और फैमिली या फ्रेंड्स के पास नहीं जाता है। अगेन I'll get back to the live session, किसी भी फैमिली और किसी फ्रेंड्स के साथ नहीं जाता है। मैंने मॉर्निंग में भी यही पढ़ाया था, आज की बात कर रही हूँ तो आज की मॉर्निंग की बात करूंगी। तो वो सीधा गॉड के पास क्यों जाता है। अगेन उसका क्या प्रेजेंट हो रहा है, इम्प्रैक्टिकलिटी एंड नाइविटी प्रेजेंट हो रहा है, इनोसेंस प्रेजेंट हो रहा है, कि वो डायरेक्ट भगवान के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए। उसका अप्रोच भगवान के पास ही जाना क्यों होता है, लेटर लिखना क्यों ही होता है, वो सारी बातें क्या हाईलाइट कर रही है, उसका रिलीजियस बिलीफ, उसका कल्चरल बिलीफ, एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू राइट इन डिटेल। आगे देखते हैं, the people at the post office, now let us talk about 100 to 120 words. The people at the post office contribute to put together whatever they can manage for Lencho, isn't it? पहला क्वेश्चन कहता है, what do you think was the main reason behind their help? क्योंकि वो उसका फेथ नहीं हिलाने देना चाहते थे। Would you have done the same if you were one of the employees? क्या आपकी इच्छा होती? You can say yes, you can say no, but you will have to justify. As an employee, write about your perspective and reason for contributing. अगर आप contribute करते तो आप क्यों contribute करते? So as an employee, what can be the reason? The fact that you don't want to say no to a cause initiated by a boss, क्योंकि boss is always right. तो boss के बारे में बात कर रहे हैं, तो boss ने बोला है कि भाई हम initiate करेंगे, because postmaster ने बोला था कि हम initiate करेंगे, तो सारे के सारे मानेंगे। मन मार के भी मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, क्या होता है, can also be an equally compelling reason, forcefully बोला जा रहा है। So what are the answer that we can frame here? The main reason behind the help was intact, faith in God to be intact, faith नहीं move होने देना चाहिए। I would also like to help someone because that is much better, always to agree with the situation and always to write the answer in the positive aspect. अब हेल्प करने के बारे में बात हो रही है, so definitely you can go with the answer that is in the positive manner, in the positive aspect, वही वाली बात है यहाँ पे। नेक्स्ट आंसर कहता है, exactly saying no to such a great cause initiated by my boss won't be a prudent decision, won't be a wise decision. In fact, थोड़ा सा चैरिटी ना करके I'm going to destroy my impression only, isn't it? So ये फैक्ट होता है, ऐसा होता है। Later on you'll realize this. So on the basis of that, this is your answer. See the next question. Read the given anecdote. Anecdote एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। क्या है स्टोरी, पढ़ते हैं। A very poor woman called in a radio station. अरे ये तो मैंने अभी के रिवीजन में नहीं पर पहले कराया था। जो रेगुलर बच्चा है उसको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने ये पहले कराया था। कहाँ कराया, कैसे कराया, 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश के नाम से, so you can go and check. इसी चैनल में 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश के नाम से। A very poor woman called in a radio station asking for help. A non-believer जो रेडियो प्रोग्राम को सुन रहा था, उसने सोचा क्यों ना मजाक बनाया जाए इस लेडी का जिसका फर्म बिलीफ
बिलीफ है. He got her address और अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि जाओ खाना लेके चले जाओ उसके लिए, क्योंकि वो रेडियो पे कॉल करके बोलती है कि देयर शी इज हंग्री एंड दैट इज व्हाई शी इज आस्किंग फॉर द हेल्प. तो एक बंदा, ये स्टोरी है, एक बंदा जो क्या है, जो बिलीव नहीं करता है, जो अथीस्ट है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसका फन बनाऊं, अपने सेक्रेटरी को भेजूं और बाद में उसको फोन करके बोलूंगा कि भाई कहां से आया खाना, मैंने भेजा था, किसी भगवान ने नहीं भेजा. तो इस बेसिस पे और इस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी लिख सकते हैं. बहुत सारी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज आपको मिलेंगे. सिमिलैरिटी तो यही है कि दोनों का फेथ है भगवान पे. हाँ, दूसरी बात है कि जब लेडी का फन बनाने के लिए वो फोन करता है या पूछता है पूछोगे नहीं खाना कहां से आया, एंड शी इज लाइक मुझे अंधा विश्वास है भगवान के ऊपर. इतनी बात तो है, थोड़ा प्रैक्टिकल होती है लेडी कि हाँ भगवान किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे, ही विल बी सेंडिंग वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स टू हेल्प मी. बस ये बात लेंचो के एग्जैक्टली समझ में नहीं आती है कि हाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा. तो यहां पे छोटा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. Once you read this entire answer, you will be able to understand, dear. Next पूछता है, the postmaster was a representative of God. Yes, we know that. Evaluate the statement in the context of your understanding. Yes. When one is asking help from God, God is going to send one of the representatives to the human being, for the human being to help. Now that particular help was provided with the help of a postmaster. Postmaster was a representative. He was an epitome of humanity. ना meaning नहीं बताऊंगी, meaning ढंग से समझ में आ रहा होगा आपको कि वो मूर्ति था humanity का, epitome of humanity. Use these words. Yes. जिसका चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं है वो थोड़ा सा घबराएंगे न्यू वर्ड्स को यूज करने में, बट अगर यूज नहीं करना, अगर ये शब्द कहीं अनसीन पैसेज में आ जाता है, कहीं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ जाता है, तब हमें मीनिंग तो पता होगा. एंड फॉर दैट पर्पस, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माय माइंड, मैं पर्पसली ये सब आपके लिए लेके आती हूँ. अब इसको आंसर पढ़ना, जो मैंने बोला है वही का वही रिप्रेजेंटेड आपको यहाँ पे मिलेगा. अगला आ जाता है डस्ट ऑफ स्नो. क्यों मैम डस्ट ऑफ स्नो? क्योंकि मैंने लाइव रिवीजन के अंदर डस्ट ऑफ स्नो भी करा दिया था, समरी भी करा दी थी, लॉन्ग आंसर करा दिया था, कॉम्पिटेंसी बेस करा दिया था. हाँ, इसका सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के नहीं लाई थी. अब बात आती है एक्सट्रैक्ट बेस, वो भी तो आता है. हाँ, एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चंस का सीबीएसई क्वेश्चन बैंक खोलो आप. नॉर्मली यू जस्ट हैव टू राइट सीबीएसई क्वेश्चन बैंक एंड द मोमेंट यू सी द एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चंस देयर, उसके आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे. एंड सेम यही का यही क्वेश्चन मिलेगा, वहीं से लिया है स्क्रीनशॉट, लेकिन आंसर फ्रेम किए हैं. ठीक है, so rationalize what you think the poet was probably doing when the dust of snow fell on him. Rationalize words सुन के घबरा गए. This is nothing about the rational number. This is simply analyze what was the poet doing जब वो इस तरह से dust of snow आता है, जब dusting of snow हो जाती है उनके ऊपर, क्या कर रहे थे. नेचुरल सी बात है, अपना दिन खत्म करके वो एक हेमलॉक ट्री पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे. द पोएट वाज प्रोबेबली एक्सपीरियंसिंग अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, रिन्यूअल एंड इंस्पिरेशन जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा. ये एक कैटलिस्ट की तरह सर्व होता है. क्या ये शब्द न्यू है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे. जब भी वीडियो देखेंगे डेफिनेटली पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये कैटलिस्ट वर्ड न्यू है, क्या ये मैंने क्लास के अंदर एक नहीं 10 बार यूज नहीं किया. जब भी हम बात करते हैं रियलाइजेशन की, जब भी हम बात करते हैं चेंज ऑफ मूड की, अच्छे से अच्छा मूड से बुरा मूड हो जाना या बुरे से अच्छा हो जाना, वैसे बुरे से अच्छा ही होगा, क्योंकि कैटलिस्ट मतलब होता है चेंज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. सो कैटलिस्ट फॉर अ शिफ्ट इन हिज पर्सपेक्टिव, लिफ्टिंग हिज स्पिरिट. तो नीचे से ऊपर जाना. बॉल पोएम में कैटलिस्ट कहां थी? इनोसेंस चला जाता है एंड बच्चे को रियलाइज हो जाता है कि वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में हमें क्या करना है. वन हैज टू बी मैच्योर एंड वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट लॉस इज इरिवर्सिबल. तो वही होता है कैटलिस्ट विच यू कैन यूज इन मोस्ट ऑफ द आंसर्स. बट हाँ, सारे आंसर्स में चेप के नहीं आना है. नेक्स्ट है, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ हेमलॉक ट्री टेल यू अबाउट द सेटिंग ऑफ द पोएम. क्यों हेमलॉक ट्री ही यूज किया है? क्योंकि हेमलॉक ट्री क्या सिंबलाइज कर रहा है? पोएट का नेगेटिव मूड. नेगेटिव वर्ड्स, क्रो, हेमलॉक ट्री क्यों यूज किए गए हैं? पर्पसली यही सिंबलाइज करने के लिए कि जो मूड है वो नेगेटिव है. एंड इनऑस्पिशियस and bad omen, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं whenever we talk about these two words purposely, right? Next है, the dusting of snow on account of the crow helped make the poet's day better. Yes, it helped make the day better. ये जो इंसिडेंट था ये accidentally हुआ था, इसके पीछे कोई पर्पस नहीं था. That is why we come to know the moral. What is that? कि everything depends on the perspective of the person's mind. Everything depends on the mindset. How do you think the crow's droppings might have impacted the poet? Let us see. The dusting of snow caused by the crow shaking of the snow from the hemlock tree had a positive impact. ये जो dropping उसके ऊपर गिरी थी, ये पूरी तरह से बस ये different effect create कर देती है. Perspective बता रही होती है, because everything depends on the mindset. Everything depends on the perspective. Exam देने जा रहे हैं, सामने से काली बिल्ली क्रॉस हो जाएगी तो क्या हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे? It completely depends on the perspective. You will just think something positive and then you will proceed ahead. Yes or no? Next है हमारा, Dust of Snow is one of Frost's most loved poem. Elaborate why you think this is so. Dust of Snow is the most loved poem.
तो why do you think it happened? Because of all these reasons. See, universal theme है इसका, vividly आप imagine कर पा रहे हैं चीजों को, and the emotional resonance, emotional vibrations, emotional connection. मैम प्लीज साइड होना, हमें स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक फॉलो कर लेना है, दैट्स इट। अब बात करते हैं फायर एंड आइस, टू एलिमेंट्स, एक ही पोएट, वहां भी नेचुरल एलिमेंट्स को ले रहा था, आई मीन एलिमेंट्स ऑफ नेचर को ले रहा था, यहां भी एलिमेंट्स ऑफ नेचर को ले रहा है, वहां बात कर रहा है अबाउट पॉजिटिव माइंडसेट, यहां किसके बारे बात हो रही है? एपोकलिप्टिक सिचुएशन, डिवास्टेशन, वर्ल्ड का खत्म हो जाने के बारे। सो यहां पे भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन जो आपके सैंपल पेपर में है, विच आई ऑलरेडी डिड इन द क्लास, कि क्या कंपैरिजन कर सकते हैं जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे बात कर रहे हैं, यूज्ड बाय द सेम पोएट। Fire and Ice was first published in 1920. Briefly explain how World War I might have influenced the theme of the poem. डेफिनेट सी बात है ना, जब हम एपोकलिप्टिक के बारे बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन के बारे बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स जिससे पूरा का पूरा धरती खत्म हो जाएगी, तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी क्या हो रहा था? डिस्ट्रक्शन। So that is what we can say. Certainly it is possible that World War I influenced the theme of the poem Fire and Ice. कह सकते हैं कि इस World War I से influence हुए थे, and that is why he thought that yes, I should write this poem. The war was a time of great destruction and devastation. In this poem, Freud discusses the end of the world and considers 2 possible scenarios. 2 possible scenario कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं हुआ, then ice भी suffice रहेगा, ice भी sufficient रहेगा. That is just you are explaining in the form of a statement, in the form of a long answer. That's it. नेक्स्ट है क्रिएट अ टैगलाइन और स्लोगन और कैच फ्रेज फॉर दिस पोएम। क्या यूज कर सकते हैं? फायर एंड आइस, आगे टैगलाइन, embrace the elements, choose wisely. So here we can say कि element को embrace करो and choose करो wisely, because ultimately fire and ice के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 टाइप के इमोशंस। इंडिविजुअल को अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना चाहिए, किस तरह से हावी नहीं होने देना चाहिए, दैट इज द थिंग। सो इट सेज embrace it and choose prudently, choose wisely. The tone of the speaker contrasts with the seriousness of the subject. टोन ऑफ द स्पीकर सीरियसनेस है, एंड टोन कैसा है? थोड़ा सा वो दुखी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, पेसिमिस्टिक है, मेलंकोलिक है, और साथ ही साथ हम आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हैं? कॉन्ट्रास्ट विद द सीरियसनेस, बिकॉज पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बताता है एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड टॉपिक दैट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद फियर, ड्रेड एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी। हाउएवर टोन जो है रिलेटिवली काम है एंड डिटैच्ड है, उसको अटैचमेंट नहीं है, वो कॉन्वर्सेशनल टोन में बात कर रही है। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू आई वर्ड भी यूज होता है, आई वुड फेवर, सो कॉन्वर्सेशनल टोन। मैं होता तो मैं भी फेवर करता डिजायर को, लेकिन हाँ इसकी बारे बात करो तो वो भी सफिशिएंट है। सो काइंड ऑफ ही इज काम, ही इज डिटैच्ड, बिकॉज ही नोज दैट दिस इज गोइंग टू एंड। सो सीरियसनेस के अगेंस्ट जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट जा रहा है थोड़ा सा टोन, दैट्स इट। कोई हबड़ तबड़ वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। फायर एंड आइस प्रोजेक्ट्स अ पेसिमिस्टिक आउटलुक बट नेचुरल। जब डिवास्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एपोकलिप्टिक सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है पेसिमिस्टिक टोन होगा, पेसिमिस्टिक लुक होगा। तो किस तरह से पेसिमिस्टिक लुक है? एंड कैटेक्लिस्मिक इवेंट, एपोकलिप्टिक जो मैं बोल रही हूं, समथिंग लाइक दैट। तो आगे आंसर क्या है? हाउ यू हैव टू फ्रेम द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। Next it says, evaluate the lines. Some say the world will end in fire, some say in ice. In the context of volcanic eruption, forest fire, meteor collision, melting ice caps, etc. तो some say यानी कि इस तरह से एंड हो सकता है या उस तरह से एंड हो सकता है। अगर हम ये नेचुरल लिटरल मीनिंग के बारे में बात करें तो क्या हम इवैल्यूएट कर पाएंगे अपने आंसर को? एंड कैसे इवैल्यूएट कर पाएंगे जब उसने टर्म ही दे दिया फॉरेस्ट फायर को यूज करो, ग्लोबल वार्मिंग को यूज करो, लावा के बारे यूज करो। तो आराम से, आप तो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हैं इन साइंस, यू कैन राइट दैट व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द causes because of which what can be the effect. Because of that you will be easily able to frame the answers. Next question says, imagine Nelson Mandela fire and ice पढ़ते हैं, तो क्या ये क्वेश्चन नया है? क्या ये क्वेश्चन, क्या मैं नाम लूं उन बच्चों का जो रेगुलर है क्लास में? क्या ये क्वेश्चन नया है? क्या वो रिलेट नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते? नेल्सन मंडेला में भी डिस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही थी, अपार्थाइड सिस्टम, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था। यस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लैक पीपल, डिवास्टेशन ऑफ द ब्लैक पीपल एंड द पर्टिकुलर कंट्री। और यहाँ पे अबाउट वर्ल्ड, तो कंपैरिजन तो है। तो अगर नेल्सन मंडेला आज के दिन 10th में 1994 को अपनी एक डायरी लिख रहे होते तो उसमें वो कैसे कंपेयर करते? एंड ये चीज मैं पहली बार नहीं करा रही हूँ, ये मैंने क्लास में कई बार करा दिया है। Okay, next it says, most of your classmates like Frost feel that man का greed and rage or hate would lead the world to its destruction. यही तो मैसेज है पूरे पोएम का। Then you feel that fire and ice in mankind can be addressed to create a harmonious world. Harmonious world भी बन सकता है, as बोला ना, it completely depends on the perspective. Fire and ice से ये भी हो सकता है। आपको लगता है कि ये दोनों इमोशंस अगर कंट्रोल में रहे तो एक अच्छी दुनिया भी बन सकती है, हार्मोनियस वर्ल्ड भी बन सकता है। राइट अ स्पीच,
अब क्या स्पीच आप लिखेंगे और किस तरह से लिखेंगे, कैसे फेवर में लिखेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की। तो नेगेटिव एलिमेंट से पॉजिटिव इंपैक्ट आप कैसे बना सकते हो और स्पीच किस तरह से दे सकते हो। स्पीच की स्टार्टिंग आती है ना, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म मॉर्निंग, अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू एवरीवन, एंड एंड में आपको नाम या फिर क्वेश्चन अपना दे सकते हो। यू कैन प्रोवोक अ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस। तो इस तरह से आप कुछ भी स्टेटमेंट लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं। बट हाँ, बीच में जो भी शब्द लिखेंगे वो सारे के सारे शब्द कैसे होने चाहिए, दोज वर्ड्स मस्ट बी रिलेटेड टू द चैप्टर और द पोएम। नेक्स्ट है अपना नेल्सन मंडेला, एंड नेल्सन मंडेला मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि काफी ज्यादा लंबा वीडियो बन चुका है। तो अब बात आती है नेल्सन मंडेला के क्वेश्चंस, या फिर बात करें टाइगर इन द जू, या फिर बॉल पोएम की, क्योंकि ये तीन भी मैंने रिवीजन में करा दिया है। तो क्या इसके क्वेश्चंस अब आप क्वेश्चन बैंक में से उठा के आंसर्स फ्रेम कर लोगे, या इसमें भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो टाइम रहते रहते बताना, ज्यादा लेट मत करना, बिकॉज मुझे भी टाइम लगता है चीजें प्रिपेयर करके सामने आने में। और बाकी जितना समझाया, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। थैंक यू।